नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है करण सिंह यादव और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 11 जिसका नाम है रासायनिक साम्य। तो रासायनिक साम्य पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साम्य क्या होता है, यानी कि साम्य अवस्था क्या होती है। साम्य अवस्था को इंग्लिश में हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, जिसका मतलब होता है बैलेंस्ड। क्या मतलब होता है? बैलेंस्ड। यानी कि साम्य अवस्था का मतलब क्या हुआ बच्चों? साम्य अवस्था यानी कि बैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड का मतलब कैसे समझ सकते हैं हम? बैलेंस्ड तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम कोई भी लाइट या किसी का भी पोल देखते हैं, हम उसको बिल्कुल एकदम सीधे से गाड़ते हैं। सीधे से क्यों गाड़ते हैं? अगर उसको हम थोड़ा सा इधर गाड़ दिए, थोड़ा सा टेढ़ा या तिरछा करके गाड़े तो वो इस साइड में गिर जाएगा, या इधर करके गाड़े तो वो इस साइड में गिर जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको बिल्कुल सीधा गाड़ते हैं ताकि उसके नेट फोर्सेज हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाएं, ताकि वो बिल्कुल स्थिर बना रहे। स्थिर बना रहे उसी अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था, और इसी को हम केमिस्ट्री में अप्लाई करके कह रहे हैं रासायनिक साम्य अवस्था। यानी कि उसमें नेट परिवर्तन जो दिखे वो बिल्कुल जीरो परिवर्तन दिखे उसमें। तो साम्य अवस्था क्या हो गई बच्चों? साम्य अवस्था का मतलब है यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें समय के साथ ताप, दाब, सांद्रता, इन सब में परिवर्तन क्या होगा? बिल्कुल जीरो, यानी कि परिवर्तन उसमें नहीं होगा। तो इसको हम कह देते हैं साम्य अवस्था। अब रासायनिक साम्य अवस्था की बात कर रहे हैं तो साम्य अवस्था दो तरह की हो सकती है। दो तरह की कौन कौन सी? एक तो गतिज साम्य हो सकता है और एक स्थितिज साम्य हो सकता है। स्थितिज साम्य का मतलब है कि उसमें परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, और गतिज साम्य का मतलब है कि परिवर्तन हो रहा है लेकिन नेट परिवर्तन जो है वो जीरो है। तो गतिज और स्थितिज में अंतर क्या हुआ? स्थितिज का एक उदाहरण हम पढ़ें, उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं कि मेज पर रखी हुई कोई पुस्तक या बुक। तो मेज पर कोई बुक रखी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसमें जो ऊपर से फोर्सेज लग रहे हैं और नीचे से फोर्सेज लग रहे हैं वो दोनों बराबर हैं और शून्य हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन गतिज साम्य में हम पढ़ते हैं कि इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन नेट परिवर्तन जो देखें, ओवरऑल परिवर्तन जो देखें वो शून्य हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें दो तरह की साम्य पढ़ते हैं, एक रासायनिक साम्य पढ़ते हैं और एक भौतिक साम्य पढ़ते हैं। रासायनिक साम्य के हम अंदर हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले PCl5 गैस का जो अपघटन होता है उससे क्या बनती है? PCl3 गैस बनती है और क्लोरीन गैस बनती है। तो यहां पर क्या होता है, PCl5 जो है वो टूट रहा है किसमें? PCl3 और Cl2 में। और ये उल्टा भी हो रहा है, का मतलब कि PCl3 और Cl2 आपस में मिलकर वापस से क्या बना रहे हैं? PCl5 बना रहे हैं। लेकिन ओवरऑल क्या है कि PCl5 और ये दोनों आपस में किस पर रहते हैं? साम्य अवस्था पर रहते हैं। ये क्या हो गया? रासायनिक साम्य हो गया, जिसके अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है बच्चों? बंध का टूटना और नए बंध का बनना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं? यहां पर है ये रासायनिक साम्य। ऐसे भौतिक साम्य का मतलब उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि कोई बंध टूटेगा नहीं। बंध कौन से? प्राथमिक बंध की हम बात करते हैं। तो बंध टूटेगा नहीं, ना ही नए बंध बनेंगे, लेकिन उसमें उनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले बर्फ को जब पिघलाते हैं तो किस में बदल जाता है? वो जल में, द्रव में बदल जाता है। लेकिन बर्फ पिघल भी रही है और जल वापस से क्या बन रहा है? बर्फ भी बना रहा है। तो वो ओवरऑल अगर हम उसको देखें बैलेंस्ड हो कि जितना बर्फ जो पिघल रही है उतना द्रव वापस से बर्फ बना ले, तो नेट परिवर्तन शून्य हो जाएगा। और उसी नेट परिवर्तन शून्य को हम क्या कह देंगे कि ये साम्य अवस्था में है। यानी कि बर्फ और पानी दोनों साम्य अवस्था में है। ये कौन सा साम्य हो गया? ये हो गया भौतिक साम्य। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम देखें, दो प्रकार की हमारे पास अभिक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं? एक तो उत्कर्मणीय अभिक्रिया और एक अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। उत्कर्मणीय का मतलब नाम से ही देख पा रहे हैं हम, इसमें उत मतलब उल्टा, यानी कि जिसमें उल्टा भी होती हो। अनुत्कर्मणीय का मतलब होता है जो एक ही दिशा में अभिक्रिया होती है। एक ही दिशा का मतलब कैसे? इसको एक ही दिशा से हम क्या समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट, हम अभिकारक जो लेते हैं उससे क्या बन रहा है? उससे प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बन रहा है, लेकिन उत्पाद जो है उससे वापस हम क्या नहीं बना सकते? उससे वापस हम उसी सेम परिस्थितियों में हम उससे क्रियाकारक नहीं बना सकते। ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं अनुत्कर्मणीय अभिक्रियाएं। फॉर एग्जाम्पल हम दूध से दही बनाते हैं।
दूध को जमाकर दही बना लिए। अब दही से हम वापस उसी परिस्थितियों में दूध नहीं बना सकते, यानी कि ये एक ही दिशा में संपन्न होगी, दूध से दही की ओर। कैसे? दूध से दही की ओर। दूध से हमने क्या बना लिया? दही बना लिया। तो दूध से दही बनाए, अब दही से हम दूध नहीं बना सकते। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि क्रियाकारक से उत्पाद बना पा रहे हैं, लेकिन उत्पाद से क्रियाकारक नहीं बना सकते, और ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, यानी कि एक ही दिशा में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। इसका और एग्जाम्पल लें, और एग्जाम्पल मतलब दहन अभिक्रिया, यानी कि किसी, जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं, लेकिन लकड़ी को जलाने के बाद कोयला बन गया, लेकिन उस कोयले से वापस हम लकड़ी नहीं बना सकते। तो ये दहन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं होती हों, उनको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब उत्क्रमणीय की बात करें तो उत्क्रमणीय का मतलब उल्टा भी होता हो, जिसमें अभिकारक से उत्पाद भी बन सकता है और उत्पाद से वापस अभिकारक भी बन सकता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि जो दोनों दिशाओं में, दोनों कौन सी? अग्र और पश्च अभिक्रिया। जैसे हम आर रिएक्टेंट ले रहे हैं, अभिकारक ले रहे हैं, उससे उत्पाद बनता है पी प्रोडक्ट। पी का मतलब प्रोडक्ट। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए हम ये डबल साइडेड एरो होता है ना, वो काम में लेते हैं, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए हम सिंगल एरो काम में लेते हैं, यानी कि ये एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में। जो ये आगे की तरफ एरो है आधा वाला, वो रिप्रेजेंट करता है अग्र अभिक्रिया को, आगे की साइड जाती है। अग्र का मतलब क्रियाकारक से उत्पाद का बनना। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? अग्र अभिक्रिया। और ये उल्टा जो एरो है पीछे से जो आगे की साइड आ रहा है, उसका मतलब होता है पश्च अभिक्रिया। ये किसको दिखाता है? पश्च अभिक्रिया, यानी इसको प्रतीप भी कहते हैं। प्रतीप यानी उल्टा, पीछे से आगे की साइड आना। पीछे मतलब उत्पाद से वापस से क्रियाकारक या अभिकारक बनाना। ये क्या हो गई? पश्च अभिक्रिया। और ये दोनों अभिक्रियाएं अगर होती हैं तो उनको हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल के तौर पर हम H2 यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन गैस को मिलाते हैं तो हमारे पास नई गैस बनती है HI। लेकिन ये HI गैस है, उससे हम वापस से H2 और I2 भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों दिशाओं में हो रही है, जहां पर क्रियाकारक H2 और I2 मिलकर उत्पाद HI बना रहे हैं, और HI जो है वो वापस से क्या बना रहा है? H2 और I2, यानी कि ये दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है। और ऐसी ही अभिक्रियाओं को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं बच्चों? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अब उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए हम देखें तो प्रारंभ में क्या होता है? अग्र अभिक्रिया का वेग जो है वो अधिकतम मैक्सिमम होता है, और प्रतीप यानी कि पश्च अभिक्रिया का वेग जो होता है वो न्यूनतम होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ले रहे हैं, यानी कि अभिकारक ले रहे हैं। अब उत्पाद है ही नहीं तो कहां से क्रियाकारक बनेगा? हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रारंभ में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्रियाकारक हैं। तो क्रियाकारक क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे, और जितने ज्यादा क्रियाकारक होंगे उतने ज्यादा उत्पाद बनाएंगे। इसका मतलब शुरुआत में सबसे ज्यादा क्रियाकारक होते हैं, फिर तो धीरे धीरे ये उत्पाद में बदलने लगेंगे, तो इनकी सांद्रता जो है वो कम होती जाएगी, और सांद्रता कम होती जाएगी तो धीरे धीरे अगर अभिक्रिया का वेग क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि प्रारंभ में अग्र अभिक्रिया का वेग तो अधिकतम होता है, और पश्च अभिक्रिया का वेग न्यूनतम होता है। पश्च अभिक्रिया का वेग न्यूनतम क्यों होगा? क्योंकि प्रारंभ में हमारे पास उत्पाद है ही नहीं, प्रोडक्ट है ही नहीं, तो क्रियाकारक कहां से बनाएगा? तो ये इनकी सांद्रता हमारे पास 0 है, तो ये इसकी अभिक्रिया का वेग भी 0 हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम रहेगा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि अभिक्रिया संपन्न होने के साथ साथ जब जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है, अभिकारकों का जो सांद्रता है वो कम होती जाएगी, यानी कि अग्र अभिक्रिया का वेग जो है वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ साथ कम होती जाएगी, क्रियाकारक कम होते जाएंगे, और क्रियाकारक कम हो रहे हैं तो इसका मतलब अग्र अभिक्रिया जो है उसका वेग कम होता जाएगा। लेकिन समय के साथ साथ प्रोडक्ट बनता जाएगा, उत्पाद बनता जाएगा, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, तो पश्च अभिक्रिया का वेग समय के साथ साथ बढ़ने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी कि क्रियाकारक
अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग जहां पर बराबर हो जाए उसी अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था। कौन सी साम्य अवस्था? रासायनिक साम्य अवस्था। ठीक है बच्चों, तो क्या कह दिया हमने? अब अभिक्रिया संपन्न होने के साथ साथ एक ऐसी स्थिति आती है जब अग्र व पश्च अभिक्रिया के वेग क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, और इसी सिचुएशन को क्या कह देते हैं हम? रासायनिक साम्य अवस्था कह देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया? रासायनिक साम्य अवस्था हो गई। अब इनके लिए हम अगर ग्राफ देखें, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए हम ग्राफ देखें, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही तो अग्र और पश्च अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो साम्य अवस्था उन्हीं में आएगी। तो साम्य अवस्था के लिए अगर हम ग्राफ देखें, ग्राफ हम अलग अलग प्रकार के पढ़ते हैं। जैसे हम पहला ग्राफ देखें, पहला ग्राफ हम देखते हैं अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता और वर्सेस समय के बीच में, यानी कि समय के साथ इन पर क्या होता जाएगा। तो इधर हम ले लेते हैं समय और इधर ले लेते हैं हम सांद्रता। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें तो समय के साथ क्या होता जाएगा? क्रियाकारक की बात करें तो क्रियाकारक की सांद्रता स्टार्टिंग में, प्रारंभ में अधिकतम है, यानी कि अधिकतम है। समय के साथ साथ इनकी सांद्रता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जहां पर इनकी सांद्रता जो है वो नियत हो जाएगी, क्योंकि वहां पर अग्र और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो गया है। ठीक है बच्चों, लेकिन प्रारंभ में उत्पाद की बात करें तो उत्पाद की सांद्रता शून्य होती है, 0 होती है, लेकिन समय के साथ साथ इसकी सांद्रता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और एक समय ऐसा आएगा जहां पर इनकी सांद्रता क्या हो जाएगी? नियत हो जाएगी, क्योंकि वहां पर क्या आ गई है? साम्य अवस्था आ गई है। तो ये तो ग्राफ किसके लिए बना? ये तो उत्पाद की सांद्रता है, और ये किसकी है? ये क्रियाकारक या अभिकारक के लिए है ये। और यहां पर जहां पर इनकी सांद्रता जो है वो नियत हो जाए, उसी अवस्था को हम क्या कह रहे हैं? उसी अवस्था को कह रहे हैं साम्य अवस्था। यानी कि यहां के बाद इनकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा, तो यहां पर ये पॉइंट कौन सा हो गया? ये पॉइंट हो गया साम्य अवस्था। क्या हो गया? साम्य अवस्था। तो ये किसके लिए हमने ग्राफ देख लिया? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए उनकी सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ देख लिया। लेकिन यहां पे हमने क्या किया कि साम्य अवस्था पर उत्पाद की सांद्रता ज्यादा है, जबकि क्रियाकारक या अभिकारक की सांद्रता कम है। क्या हमेशा ऐसा ही होगा? लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि साम्य अवस्था पर अभिकारक की सांद्रता ज्यादा हो और उत्पाद की सांद्रता कम हो। तो इसका मतलब ऐसा ग्राफ भी बन सकता है, अगर सांद्रता और समय के बीच में हम ग्राफ खींचे, तो ये ऐसा भी आ सकता है कि ये तो हो गए हमारे क्रियाकारक, और ये हो गए हमारे उत्पाद, और एक समय बाद इनकी सांद्रता जो है वो नियत हो जाती है, और ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं साम्य अवस्था, जहां पर इनकी सांद्रता क्या हो गई? नियत। ठीक है बच्चों, तो इधर तो क्या ले रहे थे हम? इधर तो ले रहे थे समय, और इधर क्या ले रहे थे हम? इधर ले रहे थे सांद्रता। ठीक है बच्चों, तो ये तो किसके लिए है? ये तो है क्रियाकारक के लिए। और नीचे वाला ग्राफ किसके लिए है? नीचे वाला है उत्पाद के लिए। अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? यहां पर हो रहा है कि क्रियाकारक साम्य अवस्था पर क्रियाकारक की सांद्रता ज्यादा होगी, जबकि उत्पाद की सांद्रता कम है। क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि या तो क्रियाकारक की सांद्रता उत्पाद से ज्यादा हो, या फिर क्रियाकारक की सांद्रता साम्य अवस्था पर उत्पाद से कम हो? क्या बराबर नहीं हो सकती? तो बराबर भी हो सकती है। हो सकता है कि इनकी सांद्रताएं जो हैं वो साम्य अवस्था पर बराबर आ जाएं। तो ऐसा भी हो सकता है जहां पर क्रियाकारक
और उत्पाद की सांद्रता साम्य अवस्था पर बराबर हो जाएं तो ये पॉइंट कौन सा होगा? ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया जहां पर साम्य अवस्था हमारे पास आ जाती है। इधर क्या ले रहे हैं? इधर हम ले रहे हैं समय, और इधर क्या ले रहे हैं? इधर हम ले रहे थे सांद्रता। ऊपर वाला ग्राफ किसके लिए है? ये वाला ग्राफ है क्रियाकारक के लिए, क्योंकि क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ साथ कम होती जा रही है। और ये वाला ग्राफ किसके लिए था? ये वाला था उत्पाद के लिए, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता जो है वो समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ किसके बीच में आ गया? सांद्रता और समय के बीच में। तो हमें देखना हो इनके अभिक्रिया के वेग और समय के बीच में ग्राफ, जहां पर हम देख सकते हैं अग्र अभिक्रिया के वेग और समय के बीच में ग्राफ, और पश्च अभिक्रिया का वेग और समय के बीच में ग्राफ। क्योंकि हम कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम वेग और समय के बीच में ग्राफ देखें तो कैसे आ सकता है? इधर ले लें हम वेग, इधर क्या ले रहे हैं हम? वेग ले रहे हैं, और इधर ले रहे हैं हम समय। समय के साथ क्या होगा? समय के साथ क्या होगा कि अगर अभिक्रिया का वेग तो कम होता जाएगा। हमने क्या कहा था कि भाई शुरुआत में क्या है? अगर अभिक्रिया का वेग अधिकतम होता है लेकिन समय के साथ साथ कम होता जाएगा, जबकि पश्च अभिक्रिया का वेग प्रारंभ में निम्नतम होता है लेकिन समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जहां पर दोनों अभिक्रियाओं के वेग बराबर हो जाएंगे, और उसी समय को हम क्या कह रहे थे? साम्य अवस्था। क्या कह रहे थे? उसी सिचुएशन को हम साम्य अवस्था। तो ये सिचुएशन क्या आ गई? साम्य अवस्था। और साम्य अवस्थाओं पर अग्र अभिक्रिया, यानी कि हम इसको आर फॉरवर्ड कह सकते हैं, फॉरवर्ड का मतलब अग्र, और इसको हम कह सकते हैं आर बैकवर्ड, यानी कि अभिक्रिया का पश्च अभिक्रिया का वेग। तो यहां पर ग्राफ हमें एक ही प्रकार का प्राप्त होगा जब हम वेग और समय के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं तब। लेकिन सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचे थे तो हमें 3 प्रकार के ग्राफ मिले थे, जिसमें से एक प्रकार ऐसा भी था। तो ये क्या पढ़ लिया हमने? ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए कुछ ग्राफ पढ़ लिए। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या कह सकते हैं हम? साम्य अवस्था के अभिलक्षण, साम्य अवस्था के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो साम्य अवस्था, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि साम्य अवस्था कब प्राप्त होगी। तो साम्य अवस्था सदैव उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए ही प्राप्त होगी, क्योंकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं तो एक दिशा में ही जा रही थी, तो साम्य अवस्था हम कैसे कह सकते हैं? ठीक है बच्चों, तो ये किसके लिए मिलेगी? उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए मिलेगी। दूसरी बात, रासायनिक साम्य जो है वो किस प्रकृति का होता है? वो गतिशील प्रकृति का होता है। गतिशील का मतलब क्या है? गतिशील का मतलब यह है कि साम्य अवस्था पर भी अभिक्रिया रुकी नहीं है। साम्य अवस्था पर भी अभिक्रिया जो है वो संपन्न हो रही है, चल रही है। लेकिन हुआ क्या है कि जितनी आगे की तरफ जा रही है अभिक्रिया, उतनी ही वो वापस पीछे की तरफ भी आ रही है। पश्च अभिक्रिया का वेग भी उतना ही है, यानी कि जितना क्रियाकारक उत्पाद बना रहा है उतना ही उत्पाद वापस क्या बना ले रहा है? क्रियाकारक बना ले रहा है, जिससे हमें लगता है कि अभिक्रिया रुक गई है, लेकिन अभिक्रिया रुकती नहीं है। अभिक्रिया हमेशा चलती रहती है। इसलिए हम इस साम्य को क्या कहते हैं? गतिशील प्रकृति का, यानी कि वो गतिक साम्य है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो जितनी भी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं या जो भी साम्य अवस्था में प्राप्त होगी, जिन भी अभिक्रियाओं के लिए, वो अभिक्रियाएं हमें बंद पात्र में ही संपन्न करवानी चाहिए। बंद पात्र में ही साम्य अवस्था प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि बंद पात्र अगर हम लेंगे तो उससे दाब, उसके ताप या सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा, जबकि हम उसको खुला छोड़ देंगे तो दाब में परिवर्तन हो सकता है, उसकी सांद्रता में परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अणु जो हैं वो गैस के हों उसमें और बाहर निकल जाएं। तो उससे किस में परिवर्तन हो सकता है? उससे उसके सांद्रता में परिवर्तन हो सकता है। तो हमें किस में संपन्न करवानी चाहिए? साम्य केवल कहां प्राप्त होगा? बंद पात्र में प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, और साम्य पर होता क्या है? अग्र अभिक्रिया का वेग किसके बराबर हो जाता है? पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। अग्र अभिक्रिया के वेग को हम डिनोट कर रहे हैं आर एफ से, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। एफ का मतलब क्या है? फॉरवर्ड, यानी आगे जाने वाली। बी का मतलब क्या है? बैकवर्ड, यानी कि पीछे की साइड आने वाली अभिक्रिया। ठीक है,
और नेक्स्ट अगर हम देखें साम्य अवस्था पर सभी मापनीय गुण जैसे उसकी सांद्रता हो गई, ताप हो गया, दाब हो गया, उसका घनत्व हो गया, रंग ले लें, ये सब क्या है, इन सब में नेट परिवर्तन 0 होता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चों। उत्प्रेरक जो है, उत्प्रेरक साम्य अवस्था पर कोई परिवर्तन नहीं करता है, साम्य अवस्था पर उत्प्रेरक का प्रभाव नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि उत्प्रेरक जो है जितना अभिक्रिया का वेग आगे वाली अभिक्रिया अग्र अभिक्रिया के लिए बढ़ाएगा, उतना ही वेग वो पश्च अभिक्रिया का भी बढ़ाएगा। तो नेट परिवर्तन क्या हो जाएगा? 0। तो उत्प्रेरक करता क्या है? उत्प्रेरक केवल और केवल ये कर सकता है कि साम्य अवस्था में जितना टाइम लग रहा था उस टाइम को वो कम कर सकता है कि साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाए, लेकिन साम्य अवस्था पर जितनी सांद्रता मिलनी थी उतनी ही मिलेगी उत्प्रेरक डालने के बाद भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उत्प्रेरक साम्य अवस्था पर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें साम्य अवस्था पर जो है वो सेल विभव की बात करें तो सेल विभव साम्य अवस्था पर 0 होता है। ऐसे ही हम बात करें गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होगी? वो भी शून्य होगी। एंट्रोपी परिवर्तन भी क्या होगा? शून्य होगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा जी और डेल्टा एस का मान हो गया 0। और ई सेल यानी कि सेल विभव भी कितना मिलता है हमें? 0, 0। और जी क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। तो ये क्या थे? ये कुछ उत्क्रमणी अभिक्रियाओं या साम्य अवस्था के अभिलक्षण यानी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें भौतिक प्रकार के साम्य अवस्था या भौतिक प्रक्रमों में साम्य यानी कि प्रावस्था साम्य। प्रावस्था का मतलब होता है कि उनकी भौतिक अवस्था परिवर्तित होती हो और उन भौतिक अवस्थाओं के बीच में क्या हो? साम्य अवस्था हो। फॉर एग्जाम्पल हम ले पानी को, और पानी से हमें बनाना है वाष्प। तो क्या होगा? जैसे हमने बंद पात्र लिया, हम बात करें जैसे कुकर, अभी हमने क्या कहा था कि साम्य अवस्था कब प्राप्त होगी? केवल और केवल बंद पात्र में प्राप्त होगी। तो कुकर में जैसे हमने ले लिया पानी, ये कुकर में क्या भरा है? पानी भरा है। अब हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो शुरुआत में क्या होगा? शुरुआत में ये पानी का क्या बनेगा? धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म होगा उसकी वाष्प बनती जाएगी, भाप बनेगी। शुरुआत में लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पानी है, द्रव अवस्था में है, वाष्प है ही नहीं। तो अभिक्रिया किधर जाएगी? द्रव से वाष्प अवस्था में जाएगी। ये द्रव हो गया और उससे वाष्प बनाएगी। ठीक है बच्चों। और जैसे जैसे वाष्प बनती जाएगी, वापस से वाष्प क्या करेगी? उसके ढक्कन पे जो भाप लगी है वो वापस वहां से संघनन होके वापस से किस में बदलेगी? वो द्रव में बदल जाएगी, बूंदे बन जाएंगी उसकी और वो वापस नीचे गिरता जाएगा। तो इसका मतलब वाष्प से तो क्या बनता जाएगा? द्रव बनता जाएगा, और द्रव से क्या बनता जाएगा? वाष्प बनती जाएगी। लेकिन शुरुआत में द्रव से वाष्प बनने की दर ज्यादा होगी जबकि वाष्प से द्रव बनने की दर कम होगी। एक समय ऐसा आएगा जहां पर दोनों की वेग जो है वो बराबर हो जाएगा, यानी कि जितना द्रव वाष्प बन रहा है उतनी ही वाष्प वापस क्या बना ले रही है? द्रव बना ले रही है। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें एक साम्य अवस्था मिल जाएगी। और इन साम्य अवस्थाओं को क्या कह रहे हैं हम? भौतिक साम्य कह रहे हैं, क्योंकि इनकी भौतिक अवस्था एक से अधिक है। यहां पर द्रव अवस्था है और यहां पर क्या है? वाष्प अवस्था। तो ये कौन सा प्रकार का साम्य हो गया? ये भौतिक साम्य हो गया। ऐसे ही इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम लें ठोस और द्रव में साम्य। अभी हमने द्रव और वाष्प में साम्य देखा था, अभी ठोस और द्रव में यानी कि बर्फ को पिघलाएं तो क्या होगा? तो हम बात करें हिमांक की बात करते हैं। हिमांक क्या होता है? ऐसा बिंदु जिस पर जब द्रव जो है वो क्या बन जाए? ठोस में परिवर्तित होता है। तो हिमांक से अगर हम कम तापमान लेंगे, हिमांक से भी कम तापमान लेंगे तो क्या होगा? द्रव क्या बनाएगा? द्रव बना लेगा ठोस। क्या बना लेगा? द्रव से ठोस बनेगा। गलनांक क्या होता है? गलनांक यानी कि जिस बिंदु पर ठोस क्या होता है? पिघलता है, यानी कि ठोस से द्रव में बदलता है। तो अगर गलनांक से अधिक ताप की बात करें, गलनांक से अधिक ताप पर क्या होगा? ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन हम बात करें गलनांक बिंदु पर क्या होगा? ठोस और द्रव दोनों क्या होंगे? आपस में साम्य अवस्था में होंगे। यानी कि जितना पानी जो है वो बर्फ बना रहा था उतना ही बर्फ वापस से क्या बना ले रही है? पानी बना ले रही है, द्रव अवस्था में आ जाता है। तो किस में मिल जाएंगे ये हमें? ये साम्य अवस्था में मिल जाएंगे। और ये साम्य कौन सा है? भौतिक साम्य। ऐसे ही हम बात करें विले विलियन साम्य। विले विलियन साम्य को हम एक एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं। हम पानी में चीनी घोल दें,
पानी में क्या घोलेंगे, चीनी घोलेंगे, तो शुरुआत में क्या होगी, वो द्रव अवस्था में बदलता जाएगा, यानी कि वो पूरा पिघलता जाएगा, लेकिन धीरे 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 ऐसा होगा कि जो पानी में जो हमने चीनी घोली है, शर्करा घोली है, वो वापस से क्या बनाती जाएगी, ठोस भी बनाती जाएगी। तो एक समय पर ये क्या होते जाएंगे, साम्य अवस्था पर हो जाएंगे, और उसी साम्य अवस्था को क्या कह रहे हैं हम, भौतिक साम्य, जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, केवल और केवल साम्य हो रहा है उनकी भौतिक अवस्थाओं में। यानी कि विलय जो हम ठोस ले रहे थे शर्करा, वो किस में बदल रही है, विलयन में। और ये कौन सा विलयन की बात करें, संतृप्त विलयन। संतृप्त और असंतृप्त, अति संतृप्त, ये विलयन हम पढ़ चुके हैं कौन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा साम्य हो गया, ये हमने भौतिक साम्य को पढ़ लिया है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, नेक्स्ट समांगी साम्य और विसमांगी साम्य, ये क्या हो गया, ये हम किसके आधार पर देख रहे हैं, ये इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर देख रहे हैं। दो प्रकार के साम्य होते हैं, कौन कौन से, समांगी और विसमांगी। समांगी साम्य की बात करें तो बच्चों, समांगी साम्य वे होते हैं जिनमें जितने भी क्रियाकारक उत्पाद या उत्प्रेरक हैं, वो सभी की भौतिक अवस्था समान होगी। उनको तो क्या कह रहे हैं हम, उनको कह रहे हैं समांगी साम्य। कौन से साम्य, समांगी साम्य। और विसमांगी साम्य कौन हो गए बच्चों, विसमांगी साम्य का मतलब हो गया ऐसी साम्य अवस्था जिसमें क्रियाकारक उत्पाद और उत्प्रेरक एक भौतिक अवस्था नहीं होगी, समान भौतिक अवस्था नहीं होगी, यानी कि एक से अधिक भौतिक अवस्थाएं उनकी होंगी। तो केवल एक ही प्रावस्था जिसमें हो उनको तो कह रहे हैं समांगी, और जिसमें दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं होती हैं उनको क्या कह रहे हैं हम, विसमांगी साम्य। रासायनिक संगठन तथा गुणधर्म सर्वत्र समान होंगे, यानी कि सभी जगह इनके रासायनिक गुणधर्म ले लो या फिर इनके संगठन ले लो, वो सब क्या होंगे, समान होंगे सभी जगह। जबकि सभी भौतिक साम्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, विसमांगी होते हैं, क्योंकि उनकी भौतिक साम्य हम किसको कह रहे हैं, जिसमें एक से अधिक भौतिक अवस्थाएं प्रेजेंट हों। एग्जाम्पल के तौर पर लें, यहां पर हमने HI और I2 की, HI का जो विघटन करवाया था उससे HI और H2 और I2 बन रहा था, या फिर उल्टा कहें कि H2 और I2 की अभिक्रिया से HI बन रहे हैं, और ये तीनों ही किसमें हैं, ये तीनों ही गैसीय अवस्था में हैं। तो सभी की क्रियाकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था समान है, तो ये कैसे साम्य हुए, ये समांगी साम्य होते हैं बच्चों। उदाहरण के तौर पर हम विसमांगी साम्य का उदाहरण लें तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करवाते हैं, तो किस में टूटता है, वो विघटन में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसकी भौतिक अवस्था क्या है, उसकी भौतिक अवस्था है ठोस अवस्था। कैल्शियम ऑक्साइड की कौन सी भौतिक अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कौन सी अवस्था में है, वो गैसीय अवस्था में है। तो यहां पर हमें कितने प्रकार की भौतिक प्रावस्थाएं मिल गई, दो प्रकार की, ठोस भी है और गैस भी है। तो एक से अधिक प्रकार की भौतिक प्रावस्थाएं होती हैं, उस साम्य को हम क्या कह रहे हैं, उस साम्य को कह रहे हैं विसमांगी साम्य। क्या कह रहे हैं बच्चों, विसमांगी साम्य। तो ये कौन से भौतिक अवस्था के आधार पर क्या हो गए, साम्य हो गए। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, मोलरता अथवा दाब के पदों में सांद्रता को लिखते हैं तो वो क्या ही कहलाता है, वही कहलाता है उसका सक्रिय द्रव्यमान। क्या कहलाता है बच्चों, सक्रिय द्रव्यमान। तो सक्रिय द्रव्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलरता और दाब से। और मोलरता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट जो होता है उससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरता को, सांद्रता को रिप्रेजेंट करते हैं। और सांद्रता मोलरता कैसे निकालते हैं हम, N/V, जहां पर V तो क्या है, आयतन है, और N क्या है, मोल है। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। क्या हो जाएगी इकाई इसकी, मोल पर लीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मोल पर लीटर। इसकी क्या हो गई, इकाई हो गई। अब बच्चों ठोस और शुद्ध द्रव के लिए हम देखें, ठोस और शुद्ध द्रव के लिए हमेशा जो है सक्रिय द्रव्यमान कितना लेते हैं हम, 1 लेते हैं, इकाई लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि इनके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो जब भी हम ठोस अवस्था में कोई क्रियाकारक या उत्पाद देखें तो उनकी सांद्रता हमें लेनी है 1, और उनके लिए दाब भी हमें क्या लेना है, 1 लेना है। और शुद्ध द्रव के लिए भी हम उनकी सांद्रता कितनी लेंगे, सक्रिय द्रव्यमान लेंगे उसका 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करें द्रव्यमान क्रिया या सक्रिय द्रव्यमान या गुलबर्ग वागे का नियम।
इसको हम द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम किसने दिया था? ये गुलबर्ग और वागे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और इस नियम का मतलब क्या है? ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि अभिक्रिया का वेग जो है वो क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। क्या कहता है ये द्रव्यमान? ये नियम क्या कहता है? अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। और सक्रिय द्रव्यमान हमने पढ़ ही लिया है। तो ये नियम क्या कह रहा है? इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे तो कोई अभिक्रिया है जिसमें ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। तो अभिक्रिया का वेग जो है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करें अगर, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा किसके? ए की सांद्रता का बी की सांद्रता का गुणनफल अगर हम ले लें तो उससे क्या हो जाएगा? उससे हमें मिल जाएगा अभिक्रिया की दर। इनके समानुपाती होता है। और जब भी समानुपाती के चिन्ह को हम हटाते हैं तो कोई नियतांक जो है वो आता है जिससे गुणा होता है। नियतांक यहाँ पर क्या आया? आर बराबर के इंटू ए की सांद्रता गुणा बी की सांद्रता। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनकी सांद्रता को। ए की सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है ए जो है वो बड़े ब्रैकेट में। यहां पर नियतांक जो के आया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका मतलब है अभिक्रिया वेग नियतांक। क्या है बच्चों? अभिक्रिया वेग नियतांक। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या हो गया इसका मतलब? अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती हो रहा है। यहां पर जो के आया था उसका मतलब क्या है? वेग नियतांक। क्या है? वेग नियतांक। और ए को अगर बड़े ब्रैकेट में लिख रहे थे उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है ए की मोलर सांद्रता, और बी बड़े ब्रैकेट में उसका मतलब है बी की मोलर सांद्रता। उदाहरण हम दूसरा उदाहरण के तौर पर समझे, जैसे हमने लिया 2a + 3p मिलकर क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। तो यहां पर जो है आर बराबर क्या आ जाएगा? आर समानुपाती किसके आएगा? ए की सांद्रता। और इनकी सक्रिय द्रव्यमान की बात करें तो ए की सांद्रता इनके पावर में उनकी घात में क्या आ जाएगा? उनका जो रस समीकरण मिति गुणांक है वो रस समीकरण मिति गुणांक क्या आ जाएगा? इनकी पावर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और ऐसे ही बी का क्या हो जाएगा? बी की सांद्रता के पावर में क्या आएगा फिर बच्चों? इसका रस समीकरण मितीय गुणांक जो कितना है? 3। तो ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। ठीक है बच्चों। अब ये समानुपाती का चिन्ह जब हटेगा तो एक कांस्टेंट, एक नियतांक आएगा के, जिसको क्या कह रहे हैं हम? उसको कह रहे हैं वेग नियतांक। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? आर बराबर के और बड़े ब्रैकेट में ए, यानी कि ए की सांद्रता की घात 2 और बी की सांद्रता की घात 3। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारे लिए वेग का मान, अभिक्रिया वेग का मान आ गया। ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया? ये क्या पढ़ लिया हमने? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। थैंक यू बच्चों।